Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students and welcome to the online class of biology by Aspire College जड़ावाला। चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ हमने किया था अपने प्री एफएससी की क्लासेस में और बायोलॉजिकल मेथड टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे थे। तो बायोलॉजिकल मेथड से ही हम आगाज़ करेंगे अपनी ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लासेस में हम जो भी यहाँ पे मटेरियल को पढ़ेंगे आपके साथ वो शेयर भी किया जाएगा। उसमें इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ साथ साथ आपको बताए भी जाएंगे और यहाँ पे भी लिखे होंगे। इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन आती है आप उसको डिस्कस करेंगे। हम स्लाइड्स के थ्रू बड़े ही अच्छे तरीके से चीज़ों को समझेंगे, डायग्रामेटिकली पढ़ेंगे और फिर उनको रीड आउट भी कर लेंगे ताकि जो स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट है चुके तो जिन स्टूडेंट्स को समझने में या किसी वर्ड के मीनिंग में या किसी लाइन में कोई कन्फ्यूजन आती है तो वो भी साथ साथ क्लियर होती जाएगी। तो बायोलॉजिकल मेथड इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन। ये इस साल 2021 में जो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है, जबकि इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी मौजूद हैं जो कि मुख्तलिफ बोर्ड के पेपर्स में आते रहते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड, इसके नाम से ही एक बात वाज़िया है कि ये कोई ऐसा तरीक़ाकार है जिसमें हम बायोलॉजिकल या बायोलॉजी से रिलेवेंट चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक जनरल टर्म है साइंटिफिक मेथड, जो कि किसी भी तरह के साइंसी इल्म के जो तरीक़ाकार है उसका नाम है। उसमें से जो लिविंग थिंग्स से डील करता है मेथड, उसको हम बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे जो हमारी बुक में तो नहीं उसकी ऐसा डेफिनेशन मेंशन, मगर हम उसकी डेफिनेशन करते हैं कि कोई भी ऐसा मसला जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से हो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉब्लम या उसे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहते हैं। और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो भी मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, तरीक़ाकार को इस्तेमाल किया जाता है, उसको बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ सेट ऑफ मेथडोलॉजी that is used to solve biological problem। के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, बायोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाएगा उसे साइंटिफिक या उसमें स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल मेथड कहेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है कि साइंस इज़ अ सिस्टमाटाइज्ड नॉलेज, कि साइंस एक सिस्टमाटाइज्ड नॉलेज है, एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है। ये एक सिलसिलावार तरीक़ाकार है, एक सीरीज़ की तरह है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ मुंसलिक है, दूसरी से तीसरी चीज़ मुंसलिक है, इस तरीके से ये एक दूसरे से मुंसलिक हैं। इसकी सादा मिसाल हम ये लेते हैं कि कोई चीज़ हम जब देखते हैं उसको देखने के फ़ौरन बाद ही हम उसका कोई नतीजा अख़ज़ नहीं कर रहे थे बायोलॉजी में या साइंस में, तो हम उसको परखते हैं, उसके मफरूज़े बनाते हैं, उसको थियोरेटिकली उसको एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसको थ्योरी में कन्वर्ट करते हैं और फिर लॉ बनता है। ये एक सिलसिलाकार है। तो इट इज़ अ सिस्टमाटाइज्ड नॉलेज एंड इट बेस्ड ऑन इंक्वायरी, स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस करता है। हम कोई भी बात कहते हैं उसका पीछे कोई ना कोई एक्सपेरिमेंटल लॉजिक होती है। साइंस में एक्सपेरिमेंट करके चीज़ों को प्रूव किया जाता है तो ही हम उसको वैलिड मानते हैं। तो जब हम कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, फिर उसका मफरूज़ा बनाते हैं, हाइपोथेसिस जिसे कहते हैं, और फिर उसको थ्योरी में बनाते हैं या उसको नेक्स्ट हमने लॉ में कन्वर्ट करवाना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। एक्सपेरिमेंट ही ये चीज़ डिसाइड करेगी कि कोई ऑब्जर्वेशन, कोई हाइपोथेसिस किस हद तक वो करेक्ट है या किस हद तक वो गलत है। तो ये बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से कुछ जनरल बातें हैं। अब बायोलॉजिकल मेथड के कुछ स्टेप्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑब्जर्वेशन है, हाइपोथेसिस है, इसके बाद एक थ्योरी है और फिर साइंटिफिक लॉ। ये चार स्टेप्स, ये चार इसमें तरीक़ेकार मेथड्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा करना किसी चीज़ के बारे में। जो फर्स्ट हम नॉलेज लेते हैं वो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। हम नॉर्मली ये समझते हैं कि किसी चीज़ को देखना ही ऑब्जर्वेशन होता है, ऐसा नहीं है। बायोलॉजी में कोई भी चीज़ जो हमारे 5 सेंसेस के ज़िम्मे में आती है, जिसको हम 5 सेंसेस में फील कर सकते हैं या उसको टच कर सकते हैं या हम उसको देख सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं या उसको हम सुन सकते हैं, ये तमाम तर चीज़ें या चख सकते हैं, ये हमारी सेंसेस हैं। तो जो सेंसेस से के ज़रिए हम कोई भी चीज़ का
टेस्ट करते हैं या उसको देखते हैं, उसको सुनते हैं, वो सारे का सारा मुशाहिदा कहलाएगा। और जो हम मुशाहिदा करते हैं वो हर पर्सन की एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ इंसान जिनकी 5 सेंसेस सारी की सारी काम करती हैं, किसी की कुछ सेंसेस काम करेंगी, किसी की अगर आई साइट वीक है तो वो फील करके, हाथ लगा के फील करके महसूस कर लेगा चीज़ों को, जिसका फीलिंग वो स्मेल के ज़रिए मुख्तलिफ जो 5 सेंसेस है उसमें से कोई ना कोई किसी इंसान की काम कर रही होती है। इट डिपेंड्स अपॉन, अगर सारी काम करती है तो आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हैं। तो तीसरी बात जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है, ऑब्जर्वेशन दो तरह की होती है। एक को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और दूसरी को नाम दिया जाता है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। इस हवाले से भी देखेंगे। ऑब्जर्व पहले इसको जरा देख लें। ऑब्जर्वेशन आर मेड विद 5 सेंसेस, विजन, हेयरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनल एबिलिटी, कि कितने ये फंक्शनल हैं, किस इंसान में कितनी एबिलिटी है इन तमाम सेंसेस को लेके। अब दो तरह से हम कहते हैं कि ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब इसमें ज़रा थोड़ा सा डिफरेंस है, बड़ा सादा सा। क्वालिटी किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, खासियत को कहते हैं, और क्वांटिटी जो हम चीज़ को नंबर है उसको गिन सकते हैं। तो किसी भी चीज़ को गिनना, उसके नंबर को, क्वांटिटी को मैयर करना क्वालिटी को मैयर करने से ज़्यादा आसान है। बड़ी सादा सी एग्जांपल इसकी हम लेते हैं कि आपकी क्लास में, हमारी क्लास में सपोज 20 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। वो 20 स्टूडेंट्स को अगर कहा जाए कि इनको काउंट करें, इनकी क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन दे, तो कोई भी स्टूडेंट उनको काउंट कर लेगा। जो सपोज देख नहीं सकता वो उनको हाथ लगा के फील करके काउंट कर लेगा कि 20 स्टूडेंट्स हैं। ये हो गई क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। अब मैं कहता हूँ कि इनकी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन करें, तो आप क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है, यानी कितने वो पढ़ाई में अच्छे हैं, कौन स्टूडेंट कितना ब्रिलियंट है, ये देख के नहीं कहा जा सकता। इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, इसके लिए आपको एग्जाम में बैठना पड़ेगा, फिर ही कोई बात पता चलेगी कि क्वालिटी किस में किस तरह की है। तो क्वांटिटी वाइज जो मेजरमेंट होती है, जो ऑब्जर्वेशन होती है, वो एक्यूरेट है, वो इजी है, चूंकि उसमें नंबर इन्वॉल्व है, उसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। जबकि क्वालिटी में जो ऑब्जर्वेशन है वो एक तो टाइम स्पेंडिंग होती है, उसमें टाइम लगता है, और उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए होती हैं, जो कि उस चीज़ को, उस चीज़ में एक्सपर्ट बंदा हो, वही क्वालिटी को मेजर कर सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक लाइन कहते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन हैव एक्यूरेसी, कि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन को क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन पर एक्यूरेसी है, वो ज़्यादा एक्यूरेट है। वजह वजह ये है कि फॉर्मर फॉर्मर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पहले के लिए, यानी यहाँ पे फॉर्मर का मतलब है क्वांटिटेटिव, जिसका जिक्र पहले हो चुका है। तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये वेरिएबल्स होते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशन, जो वेरिएबल्स हैं वो क्या होते हैं, मैयरेबल, इनको मैयर कर सकते हैं और इनको नंबर की फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी आसानी से उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है कि 10, 15, 16, 20, 25 जितने भी हैं उनको रिकॉर्ड किया जा सकता है। इस वजह से ये आसान है, एक्यूरेट है, और टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करती। तो दूसरी चीज़ फिर आती है जी हाइपोथेसिस। ये शॉर्ट क्वेश्चन अलग से आता है हमारे पेपर में, जो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है उसमें भी मौजूद है। तो हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूज़ा। जब हम कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद हम उसके हवाले से कोई हाइपोथेसिस बनाते हैं, कोई चीज़ फ़र्ज करते हैं। और ये बात यहाँ पे जो अहम चीज़ है इसकी वो ये है कि ये एक आर्जी स्टेटमेंट है, ये कोई हकीकी चीज़ नहीं होती। इसमें गलती भी हो सकती है, ये ठीक भी हो सकता है। इसको जज किया जाता है, इसको वेरीफाई किया जाएगा मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट से। इसकी सादा सी मिसाल लेते हैं कि आपकी क्लास है, उसमें स्टूडेंट्स बैठे हैं, और आप लोगों के एटिकेट्स को देख के, आपके बिहेवियर को देख के, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देख के एक टीचर ये आइडिया लगा लेता है कि ये सारी क्लास बड़ी इंटेलिजेंट है, बड़ी पढ़ने वाली है, बड़ी ब्रिलियंट है। मगर ये उसका सिर्फ ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक फ़र्ज की हुई चीज़ है। अभी उसका फैसला होना बाकी है। आपका एग्ज़ाम होगा, टेस्ट होगा, तो ही पता चलेगा कि कौन सा स्टूडेंट ब्रिलियंट है, कौन सा स्टूडेंट नहीं ब्रिलियंट, और ये क्लास कैसी है। तो यानी हम कहेंगे कि कोई भी जो ऑब्जर्वेशन के बाद पहली चीज़ आएगी वो आपकी हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस एक आर्जी चीज़ है और इसको टेस्ट किया जाएगा। टेस्ट करने के बाद या तो हाइपोथेसिस ठीक हो जाएगा या वो गलत हो जाएगा। अगर वो गलत है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर वो ठीक है तो फिर मुख्तलिफ टेस्ट के बाद वो एक थ्योरी बन जाएगा। तो यहाँ पे अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। और ऑब्जर्व इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, मुशाहिदा करने वाला होता है, वो अपने मुशाहिदों को एक डाटा फॉर्म में लेके आता है, और डाटा फॉर्म में लाने के साथ ही वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस
उस इवेंट के बैकग्राउंड नॉलेज, दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक हाइपोथेसिस बनाता है। तो इसकी ये डेफिनेशन है, एन ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेज ऑब्जर्वेशन इनटू डाटा फॉर्म एंड गिव्स अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट देता है एज पर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर, एंड बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ द इवेंट, और उस इवेंट के बैकग्राउंड नॉलेज की बुनियाद पर उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। यहाँ पर ये सवाल कंप्लीट नहीं होता। अब ये एक लाइन भी ऐड करते हैं, हाइपोथेसिस इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि ये टेंटेटिव का मतलब टेम्परेरी, आरजी, कि ये ऑब्जर्वेशन की एक आरजी एक्सप्लेनेशन है, अभी इसको टेस्ट करना बाकी है। तो ये एमसीक्यूज में भी बड़ी अहम लाइन है कि आ जा इस तरीके से पूछा जाता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज द टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो उसमें फिर हम ऑप्शन हाइपोथेसिस को टिक करेंगे। इट कैन बी फाल्सिफाइड, यानी ये गलत भी हो सकता है। तो ये आपकी एक प्रॉपर पॉइंट्स में शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मेन जो दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं किसी हाइपोथेसिस को बनाने के, एक को डिडक्टिव रीजनिंग और एक को इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस की फॉर्म में आता है। तीन तीन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, दो पॉइंट्स और तीसरी एग्जांपल। बड़ा सादा सी एक ये चीज़ है, एक को समझ लेते हैं दूसरे को समझना आसान हो जाएगा। दोनों में एक बात कॉमन है, दैट इज रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोच विचार करना, किसी चीज के बारे में सोच के उसका हल देना, किसी चीज के बारे में ज़हनी तौर पे उसको कोई हल पेश करना, सोच विचार करना, इस मानों में हम लेते हैं। अब दो तरह से जब भी हाइपोथेसिस कोई चीज फर्ज करते हैं तो दो चीजों को फर्ज करते हैं, एक तो या तो हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं या फिर स्पेसिफिक से जनरल की तरफ। अगर हम जनरल प्रिंसिपल से स्पेसिफिक केस की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। अगर हम स्पेसिफिक केस से जनरल प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसको एक सादा सी एग्जांपल से समझें। मसलन हम कहते हैं कि हम लोग अपने फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम एक बंदा, एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है। अगर हम अच्छे एटिकेट्स का मुजाहरा करते हैं अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने इंस्टीट्यूट में, तो हमें देख के अच्छे एटिकेट्स हैं। हमें एक बंदे को देख के देखने वाला हमारी पूरी फैमिली का आइडिया लगा लेगा कि यार ये सारी फैमिली ही अच्छी होगी। इसका मतलब है कि उस एक इंडिविजुअल को देख के उसने पूरी फैमिली का, जनरल आपके पेरेंट्स का, आपके घर में रहने वालों का अंदाजा लगा लिया। तो ये जो उसने अंदाजा लगाया है, आपको देख के, एक स्पेसिफिक को देख के जनरल का आइडिया लगा लिया, इसको बोलते हैं इंडक्टिव रीजनिंग। इसके बरक्स होता है डिडक्टिव रीजनिंग, यानी एक जनरल को देख के किसी स्पेसिफिक का आइडिया लगाना। मसलन हम ये कहते हैं कि एक खानदान में हम कहते हैं 10 लोग हैं। वो 10 लोग, सारे खानदान बड़ा ओबीडियंट है, और उसमें बच्चे जितने भी बड़े ओबीडियंट है, बड़े रिस्पेक्टफुल है अपने टीचर्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, बड़े एजुकेटेड है। तो हम कहते हैं उसी खानदान में अहमद एक लड़का है। तो इसका मतलब है कि अहमद भी एक अच्छा ही तालिब इल्म, एक अच्छा ही इंसान होगा। यानी हम पूरे उसके फैमिली में से एक स्पेशल केस को डिस्कस करते हैं। तो जब हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग, जब स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव करते हैं तो इंडक्टिव रीजनिंग। ये इसमें बड़ा सादा सा फर्क है। जो हमारी बुक में एग्जाम्पल दी गई है वो इसको समझने के लिए और भी ज्यादा आसानी मुहैया करती है। तो डिडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जबकि यहाँ पे आप देखते हैं इंडक्टिव रीजनिंग मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक टू जनरल। ये पॉइंट हमने अभी डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज इसमें जो दोनों में लॉजिक यूज की जाती है वो इफ और देन की है, अभी यहाँ पे बात भी करेंगे उसकी। दूसरा पॉइंट है, इट इन्वॉल्व्स ड्राइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम जनरल अजम्पशन, यानी एक जनरल अजम्पशन से हम एक स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालते हैं। यानी एक जनरल अजम्पशन से हम इसमें एक स्पेसिफिक कंक्लूजन, यानी एक जनरल बात मशहूर है कि एक बात कि जी इस फैमिली के जो 10 के 10 अरकान हैं वो बड़े अच्छे हैं, बड़े सुलझे हैं, बड़े एटिकेट वाले हैं। उसमें से अहमद अगर उस फैमिली का है तो फिर वो भी एक अच्छा और सुलझा हुआ ही बच्चा होगा। तो ये हमने जनरल बात को देखते हुए कुछ स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाल लिया। दूसरी तरफ हम किसी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन से जनरल कंक्लूजन निकाल लेते हैं, यानी अगर एक बच्चा अच्छा है, उसके एटिकेट्स अच्छे हैं, वो पढ़ने में अच्छा है, तो हम एक जनरल बात कंज्यूम कर लेते हैं कि इसके घर का माहौल, इसके पेरेंट्स, इसके बहन भाई सारे ही ऐसे होंगे जिस माहौल में ये परवरिश कर रहा है। तो ये जो होगी ये स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन की बिना पर हमने कोई जनरल प्रिंसिपल बना लिया है। एग्जाम्पल हमारी बुक में उसने दी है, इफ और देन को यूज किया है। इफ वी एक्सेप्ट दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम ये कहते हैं कि तमाम बर्ड्स के पर होते हैं, विंग्स होते हैं, एंड दैट स्पैरोज आर बर्ड, और स्पैरो भी
बर्ड्स हैं, देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, तो फिर हम कहेंगे कि स्पैरो भी चूंकि बर्ड है तो इसके भी पर होने चाहिए। यानी ऑल बर्ड्स जनरल से हम एक स्पेसिफिक एक स्पैरो की तरफ मूव कर गए। इसी तरीके से उसके दूसरी तरफ जो एग्जांपल है कि अगर हम कहते हैं इफ वी नो दैट स्पैरोज हैव विंग्स एंड आर बर्ड्स, कि स्पैरो के विंग्स हैं और वो बर्ड्स हैं, तो फिर हम कहेंगे पैरट, हॉक, क्रो आर बर्ड्स, के ये तमाम जो जानवर हैं, ये परिंदे हैं, ये भी चूंकि परिंदे हैं, देन वी कंक्लूड दैट ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, तो इनके भी पर होने चाहिए। यानी यहाँ पे इफ टू देन हमने यूज किया, स्पैरो एक स्पेसिफिक से तमाम जनरल की तरफ मूव किया, यहाँ पे एक जनरल से तमाम स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं, तमाम जनरल से एक स्पेसिफिक की तरफ मूव करते हैं। तो ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी फॉर्म में आप इसको डिफरेंस की फॉर्म में भी 3 पॉइंट्स में लिखते हैं। इसके बाद कुछ जनरल मैकेनिज्म्स, तरीकाकार दिए गए हैं जो हाइपोसिस को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं। इसके बारे में सिर्फ नाम लिखे हैं, तो शॉर्ट क्वेश्चन में नाम ही आते हैं, हम इसी को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसके हवाले से ज़रा बात कर लेंगे कि वेज टू फॉर्म हाइपोसिस। एक तो डिडक्टिव इंडक्टिव रीजनिंग तो है ही, उसके अलावा इंट्यूशन और इमेजिनेशन। इंट्यूशन और इमेजिनेशन कहते हैं कि कोई चीज़ खुद से तसव्वुर करना, कोई चीज़ हमारे वहम में आ जाना, यानी किसी चीज़ का तसव्वुर करना, हम एक चीज़ को तसव्वुर करके या इमेजिन करके किसी चीज़ का जो है वो पता लगा लेते हैं। जैसे हम सादा सी एग्जांपल देते हैं कि न्यूटन दरख्त के नीचे बैठा था, ऊपर से एक सेब आके गिरता है, तो उसके दिमाग में एक बात चीज़ आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है कि ये क्यों नीचे गिरा है। वो फौरी तौर पे जो उसके दिमाग में आई, उस फौरी तौर पे आने वाले ख्याल को इंट्यूशन कहते हैं। उसके बाद एक और तरीकाकार है एस्थेटिक प्रेफरेंस, कि एस्थेटिक प्रेफरेंस का मतलब है पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कि बाज़ दफ़ा इंसान जिस चीज़ की तरफ पर्सनल लाइकिंग हो उसके हक में मफरूज़े बनाता है, जिसकी डिसलाइकिंग हो उसके अगेंस्ट मफरूज़े बना देता है। उसके बाद है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल आइडियाज़, रिलीजन का बड़ा इसमें रोल है। जैसे हम अपने रिलीजन के हवाले से हमारा लाइफ का मफरूज़ा और है कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है, जबकि दूसरी तरफ हम डार्विन को देखते हैं, वो कहता है कि नो, इंसान को इस फॉर्म में पैदा नहीं किया गया, ये एवोल्यूशन हुई है। तो ये कुछ मफरूज़े, उसमें रिलीजन भी इन्वॉल्व होता है, हमें उसको मानना पड़ता है। फिर कंपैरिजन एंड एनोलॉजी विद अदर प्रोसेस। कंपैरिजन एनोलॉजी का मतलब भी होता है एक को दूसरे के साथ कंपेयर करना, मुआजना करना। हम मुख्तलिफ चीज़ों का मुआजना करके भी कोई मफरूज़ा कायम कर सकते हैं। मसलन हम कहते हैं जो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ से मुआजना कर रहे हैं, तो बेसिकली ये डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो कंपैरिजन में ही आ जाती है, किसी एक चीज़ को दूसरे के साथ कंपेयर करना। पांचवा और आखिरी है डिस्कवरी ऑफ वन थिंग विल लुकिंग फॉर द अदर थिंग, के बाज दफा इंसान किसी एक चीज के लिए तलाश कर रहा होता है मगर उसको मिल कोई दूसरी चीज जाती है, तो इसको भी हम हाइपोथेसिस ही कहते हैं। इसकी बड़ी सादा सी एग्जांपल हम पढ़ेंगे भी डिटेल में नेक्स्ट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिसने कि सबसे पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर की। अब वो पेनिसिलिन पे वर्क नहीं कर रहा था, वो वर्क फंजाई के किसी और उसकी स्टडी कर रहा था, मगर उसे अचानक से पेनिसिलिन डिस्कवर हो गई और उसको वैसे ही वंडर ड्रग कहते हैं। वो अचानक से एक्सीडेंटली उसने बनाई है, उससे बन गई। तो काम कुछ और कर रहा था और उससे हो कुछ और गया। तो इस तरीके से भी मफरूजे बन सकते हैं, तो ये भी मफरूजे बनाने का एक तरीकाकार है। उसके बाद थ्योरी, जब एक मफरूज़ा बन जाता है उसके हवाले से मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टेस्ट करने शुरू कर देते हैं कि इस मफरूज़े को जांचा जाए। तो अगर कोई मफरूज़ा उन टेस्टों में से गुजर के ठीक कहलाता है, रेटिफाई हो जाता है, वो उससे कह लें कि उसकी तस्दीक हो जाती है, तो उस मफरूज़े को हम नाम दे देते हैं थ्योरी का। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं, एनी हाइपोथेसिस दैट इज टेस्टेड अगेन एंड अगेन विदाउट एवर बीइंग फाल्सिफाइड, दिस इज फाल्सिफाइड, एफ आएगा यहाँ पे। कि फाल्सिफाइड का मतलब है गलत होना, कि कोई मफरूजा बार बार उसको टेस्ट किया है मगर वो गलत ही नहीं हो रहा, तो फिर उसको समझ लिया जाता है कि वो एक एक्सेप्टेबल है, वो एक काबिल कबूल है। तो ऐसा काबिल कबूल जो मफरूजा होता है उसको हम थ्योरी का नाम दे देते हैं। तो थ्योरी की डेफिनेशन है, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट विच इज देन कॉल्ड एज अ थ्योरी। यानी थ्योरी हाइपोथेसिस का ऐसा एक चेन है, ऐसी सीरीज है जिसको हम मुख्तलिफ तरह के रिजल्ट से सपोर्ट करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम एक तरह का टेस्ट करेंगे, मुख्तलिफ टेस्ट के रिजल्ट से हम एक
थ्योरी बनाते हैं, यानी एक हाइपोसिस बना दिया, हाइपोसिस एक चीज के बारे में मुख्तलिफ हाइपोसिस बनेंगे, सीरीज ऑफ हाइपोसिस बनेंगे, फिर उस पर मुख्तलिफ तरह के तजर्बात किए जाएंगे, मैनी टेस्ट किए जाएंगे। अगर उसके नतीजे में सब टेस्टों का नजर जो रिजल्ट है वो उस मफरूजे के हक में आता है, ठीक आता है, तो फिर वो जो थ्योरी है, वो जो हाइपोसिस है वो एक थ्योरी बन जाएगा। और थ्योरी के हवाले से भी ये बात हमारे माइंड में रहनी चाहिए कि थ्योरी भी गलत हो सकती है, थ्योरी भी गलत हो सकती है, थ्योरी कैन आल्सो बी फाल्सिफाइड। तो थ्योरी के बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रोडक्टिव थ्योरी, के गुड थ्योरी या प्रोडक्टिव थ्योरी। एक ऐसी थ्योरी जो कि एक अच्छी थ्योरी है या जो फायदेमंद थ्योरी है, वो कौन सी हो सकती है, उसकी यहाँ पे कुछ 2 से 3 खसूसियात हैं। अ गुड थ्योरी इज प्रीडिक्टिव। प्रीडिक्टिव का मतलब है कि एक अच्छी थ्योरी ऐसी है जो प्रिडिक्ट करती है, मजीद हमारे लिए रास्ते खोलती है, लीड्स टू डिजायर्ड रिजल्ट, हमारे जो डिजायर्ड रिजल्ट्स हैं, जो हम चाहते हैं उसकी तरफ हमें लेके जाती है। दूसरी, इट हैज एक्सप्लेनेटरी पावर, कि इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होती है। इट मींस के प्रोडक्टिव थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि उसको एक्सप्लेन भी किया जा सके। ऐसा नहीं है कि थ्योरी बना दी है, उसको एक्सप्लेन ही नहीं किया जा रहा, उसके एक्सप्लेन के लिए ही हमारे पास मटेरियल नहीं है, हमारे पास एक्सपेरिमेंट नहीं है, हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास डाटा नहीं है, तो एक्सप्लेन किया जा सके, जिसको समझाया जा सके, दूसरों को बताया जा सके, वो एक अच्छी थ्योरी होगी। और इट मे बी सजेस्ट न्यू एंड डिफरेंट हाइपोसिस, और ऐसी थ्योरी जो कि नए और डिफरेंट हाइपोसिस की रास्ता हमवार करे, नए हमारे लिए कह लें आगे मजीद सब्जेक्ट ओपन करें जिस पर हम मजीद काम करें, तो ऐसी थ्योरी को कहते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। यानी ये प्रिडिक्टिव होनी चाहिए, प्रिडिक्टिव का मतलब है नए हमें डिजायर्ड रिजल्ट दे, इसमें एक्सप्लेनेटरी पावर होनी चाहिए, और ये न्यू हाइपोसिस की तरफ हमें लेके जाती हो, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव थ्योरी। इसके बाद फिर लॉ एक बन जाता है। जब एक थ्योरी बन जाती है तो उस थ्योरी को गलत करने के लिए, ये जरा सुनिएगा, उस थ्योरी को गलत करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ साइंसदान उस पर काम करते हैं कि किसी तरीके से इसको गलत साबित किया जाए, उस पर वर्क करेंगे। मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में वो थ्योरी भेज दी जाती है, उस फील्ड के रेलिवेंट साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं। उसको अगर वो तमाम तरह एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किए हैं, उन एक्सपेरिमेंट में वो थ्योरी कामयाब हो जाती है, यानी साइंटिस्ट ने जो टेस्ट किए थे कि कोशिश करें कि इसको गलत साबित कर दें, वो साइंटिस्ट उसको गलत साबित ना कर सकें, इसके लिए वर्ड उसने यूज किया स्केप्टिकल अप्रोच। यानी साइंटिस्ट की जो अप्रोच स्केप्टिकल अप्रोच है, यानी उनकी जो ऐसी अप्रोच थी कि इसको गलत मैंने साबित करना है, उससे वो बच जाए, यानी वो थ्योरी सही साबित हो जाए, तो फिर वो बन जाता है लॉ। और लॉ फिर चेंज नहीं होता साल हा साल, और लॉ एक कांस्टेंट फिगर बन जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत अहम सवाल आता है, थ्योरी और लॉ में क्या डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस की फॉर्म में ही आपके सामने। थ्योरी अभी जो पढ़ चुके हैं, अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मेनी टेस्ट इज कॉल्ड एज अ थ्योरी। जबकि साइंटिफिक लॉ क्या होता है, इफ अ थ्योरी सर्वाइव्स द स्केप्टिकल अप्रोच, यानी जो साइंटिस्ट की मुख्तलिफ उसके बारे उसको गलत करने की कोशिश है, उससे अगर वो बच जाती है, एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय द एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, जो एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उससे वो सपोर्ट होती है, तो फिर वो थ्योरी क्या बन जाती है, साइंटिफिक लॉ। दूसरा पॉइंट, थ्योरी कैन बी फाल्सिफाइड, ये गलत हो सकती है, जबकि लॉ कैन नॉट बी फाल्सिफाइड, ये गलत नहीं हो सकता। थ्योरी इज नॉट कांस्टेंट फैक्ट, ये कांस्टेंट फैक्ट नहीं है, ये एक रिफ्यूटेबल है, यानी इसको रिफ्यूट किया जा सकता है, इससे हम इनकार कर सकते हैं। जबकि जो साइंटिफिक लॉ है, इट इज कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, और इट इज इरिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी ये एक ऐसी थ्योरी बन जाती है लॉ जिसको गलत नहीं किया जा सकता। इट इज इरिफ्यूटेबल थ्योरी, ये बड़ा अहम एमसीक्यूज आता है, विच ऑफ फॉलोइंग इज इरिफ्यूटेबल थ्योरी, यानी लॉ ऐसी थ्योरी, सादा सी बात है, जो इरिफ्यूट हो, जिसको गलत ना किया जा सके, जिसे हम जिसको हम गलत साबित ना कर सके, जिसे रिफ्यूज ना कर सके, जिसे मना ना कर सके, इसका लफ्जी मतलब तो ये बनेगा यहाँ पे हम लेंगे, यानी जिसको गलत साबित ना किया जा सके, तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाएगा। एग्जाम्पल ये हम पढ़ेंगे 14 चैप्टर में, कोहिजन टेंशन थ्योरी है, या आपने एक थ्योरी पढ़ी है 10वीं क्लास में, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। जैसे साइंटिफिक लॉ बायो की बात करें तो हार्टी वाइनबर्ग थ्योरम, मेंडल्स लॉ। स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इनकी एग्जांपल में थ्योरी में बिग बैंग थ्योरी लिख देते हैं, साइंटिफिक लॉ में न्यूटन लॉ लिख देते हैं, या मेंडल कह लें कि डाल्टन लॉ लिख देते हैं, तो वो गलत कंसीडर होगा। हम बायो की बात कर रहे हैं तो इसमें थ्योरी और जो साइंटिफिक लॉ है वो बायोलॉजी के ही हम लिखेंगे, तो ये जरा ख्याल रखिएगा। इसके बाद जो लास्ट लाइन है हमारे इस टॉपिक की, वो है
कि लाज की तादाद आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स के हवाले मुकाबले में यहाँ पे कम मिलेगी। बायो में, केमिस्ट्री में आप देखते हैं आपको काफ़ी ज़्यादा लाज मिलते हैं। इसी तरीके से फिजिक्स में आपको न्यूटन ला, कॉलम्स ला, ओहम्स ला, जाउल्स ला, बेतहाशा लाज मिलेंगे। जबकि बायो में आपने 10वीं में सिर्फ एक ही ला पढ़ा है जिसे आप बोलते हैं मेंटल्स ला। सेकेंड ईयर में एक और ला पढ़ लेंगे जिसे बोलेंगे हार्डी-वाइनबर्ग ला या हार्डी-वाइनबर्ग थ्योरम। क्यों, क्या वजह है कि बायोलॉजी में कम नंबर ऑफ लाज का नंबर जो है वो कम है? इसकी सादा सी वजह है इल्यूसिव नेचर ऑफ लाइफ। इल्यूसिव कहते हैं अनप्रडिक्टेबल, धोखा देने वाली, कि लाइफ अनप्रडिक्टेबल है। चूंकि केमिस्ट्री और फिजिक्स में हमने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऊपर, लैब में रह के। यहाँ पे बायोलॉजी में हमने एक्सपेरिमेंट करने होते हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, हमें लाइफ, इन्वायरमेंट, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो इन्वायरमेंट जो है वो अनप्रडिक्टेबल होता है, लाइफ अनप्रडिक्टेबल है। यानी हम जिस एनिमल के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल करीब है पूरा होने के, वो एनिमल ही मर जाता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम किसी ऐसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसके लिए धूप की जरूरत है, 5-6 दिन धूप पड़ी है, 7वें दिन धूप खत्म हो गई, बारिश हो गई, हमारा एक्सपेरिमेंट जाया हो गया। इसलिए नेचर चूंकि इन्वॉल्व है और नेचर अनप्रडिक्टेबल होती है, इसके बारे में हम नहीं बता सकते कि अगले ही लम्हे क्या होना है। इस वजह से बायोलॉजी के अंदर लॉ जो है वो शॉर्ट हैं, लेस हैं। तो यहाँ तक हम अपना ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं, जिसमें कि बायोलॉजिकल मेथड हमने पढ़ा, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी और लॉ। इसमें इंडक्टिव और डिडक्टिव जो रीजनिंग है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें जो हाइपोथेसिस है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, थ्योरी और लॉ ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये 3 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और इटसेल्फ ये एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है। इंशाल्लाह यहाँ से हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।